का एंटिसिपेशन हमने किन दो सेक्शंस में पढ़ रखा है? हमने पढ़ रखा है सेक्शन नंबर 13 में, जब एग्जामिनर अपनी रिपोर्ट बनाता है फॉर FER पर्पसेस, तो वो एंटिसिपेशन सर्च करता है। एंटिसिपेशन सर्च वो किस डेट से पहले के डॉक्यूमेंट्स की नहीं करता, मुझे कोई ये बताएगा? मतलब प्रीवियस पब्लिकेशंस कौन सी डेट से ही देखना स्टार्ट करता है? चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं हम, एंटिसिपेशन, और ये है एक्सेप्शंस टू एंटिसिपेशन। तो जैसे हमने सेक्शन 13(1)(a) में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि आपकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन की डेट से पहले अगर कोई चीज़ पब्लिश्ड है, इट मीन्स कि वो एंटिसिपेटेड है। और ये सारी कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? कौन सा जो फर्स्ट डेफिनेशन हमने कहाँ पढ़ी थी इसकी, कि ये चीज़ न्यू इन्वेंशन में आती है या नहीं? याद है किसी को भी? सेक्शन 2 में, हाँ, सेक्शन 2 में। यस मानसी, सेक्शन 2(1)(l) में हमने पढ़ा था न्यू इन्वेंशन की डेफिनेशन। तो अगर कोई चीज़ न्यू है तो वो एंटिसिपेटेड कैसे हो सकती है? कोई चीज़ नई है तो उसके बारे में दुनिया को तो पता ही नहीं होना चाहिए। तो न्यू इन्वेंशन की डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा था कि एनी इन्वेंशन और टेक्नोलॉजी विच यहाँ से ही एंटिसिपेशन वर्ड की शुरुआत हुई थी, which is not been anticipated by publication in any document or used in the country or elsewhere in the world। तो एंटिसिपेशन दो रूप से होता है, या तो जो भी आपका इन्वेंशन है, कौन सा इन्वेंशन? कंप्लीट स्पेसिफिकेशन वाला इन्वेंशन, ये प्रोविजनल वगैरह की बात नहीं करनी है यहाँ पे। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन जो भी है, अगर वो ऑलरेडी पब्लिश्ड है या ऑलरेडी यूज्ड है किसी भी कंट्री में या फिर दुनिया में कहीं पे भी, आपकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन की फाइलिंग डेट से पहले, तो ऐसे इन्वेंशन को एंटिसिपेटेड बोला जाएगा। और अगर ये एंटिसिपेटेड नहीं है तो उसको बोला जाता है न्यू इन्वेंशन। इन द इट इज रिटन इन 2(1)(l) मीन्स द सब्जेक्ट मैटर इज नॉट फॉलन इन पब्लिक डोमेन और दैट इट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ आर्ट, मीन्स वो प्रायर आर्ट में नहीं आना चाहिए। फिर हमने सेक्शन 13 पढ़ा। सेक्शन 13 में हमने ये पढ़ा कि कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जहाँ पे इन्वेंशंस जो हैं वो एंटिसिपेट होते हैं पब्लिकेशन से पहले, पब्लिकेशन के बाद। बहुत सारे केसेस हमने पढ़े हुए थे, ठीक है। और उसमें हमने एक खास डेट पढ़ी थी, कौन सी थी वो डेट? 1 जनवरी हाँ, 1912। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 1912। ठीक है। सो 1 जनवरी 1912 इस डेट का सिग्निफिकेंस क्या है गाइज? 1 जनवरी 1912 इस डेट का सिग्निफिकेंस ये है कि इस डेट से पहले इंडिया के पास कोई भी पेटेंट एक्ट, डिज़ाइन एक्ट लीगल फॉर्म में नहीं था, ठीक है। तो जब भी एग्जामिनर ये चेक करता है कि आपका इन्वेंशन एंटिसिपेटेड है या नहीं, तो वो क्या देखता है कि आपके कंप्लीट स्पेसिफिकेशन वाली डेट से पहले के डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लेता है। अच्छा, पहले चेक करने की तो एक लिमिट होनी चाहिए। कब तक चेक करेगा पहले? क्या 1700 के डॉक्यूमेंट्स भी चेक करेगा? क्या ADBC के भी डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा? नहीं ना। तो वो चेक करता है आपकी डेट सपोज है 1 जनवरी 2025 फॉर द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। अब इस डेट से पहले चेक करेगा, और कहाँ तक चेक करेगा? सिर्फ 1 जनवरी 1912, मीन्स 1 जनवरी 1912 से लेके और आपकी डेट तक के डॉक्यूमेंट्स वो चेक करता है फॉर द केस ऑफ एंटिसिपेशन बाय प्रीवियस पब्लिकेशन, ठीक है। इंडियन डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है, 13(1)(a) में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या कहने की कोशिश हो रही है? यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जिनको हम एंटिसिपेशन नहीं मानेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी से गलती से कोई चीज़ डिस्क्लोज हो गई। एंटिसिपेशन मतलब अगर आपका इन्वेंशन दुनिया ने देख लिया, दुनिया ने यूज़ कर लिया, दुनिया के सामने पब्लिश हो गया, मीन्स आपका इन्वेंशन अब न्यू नहीं रहा, वो एंटिसिपेशन की कैटेगरी में आ चुका है। सिंपल, सीधे साफ शब्दों में ये बात है। बट ऐसा कभी कभी हो जाता है, फिर भी एंटिसिपेशन नहीं माना जाता।
वही हम इस चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन इज एंटिसिपेशन बाय प्रीवियस पब्लिकेशन। अब वो ये बोल रहा है कि अगर कोई इन्वेंशन ऐसा है जो कि कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में क्लेम्ड है, ठीक है, आपने उसको क्लेम कर रखा है कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में, लेकिन ये पता चलता है कि उसका जो भी डेटा है वो 1 जनवरी 1912 से पहले की एप्लीकेशन में पब्लिश्ड है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो उसको एंटिसिपेशन की कैटेगरी से एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, उसको एक्सेप्शन माना जाएगा और एंटिसिपेशन नहीं माना जाएगा। नॉर्मली अगर कोई भी चीज़ आपसे पहले पब्लिश्ड है तो वो आपके लिए नोवेल्टी डिस्ट्रॉइंग होती है, आपकी नोवेल्टी को डिस्ट्रॉय कर देती है। बट यहाँ पे लॉ कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि एक हिस्टोरिकल एक्सेप्शन दे दिया है उन्होंने कि अगर कोई भी पब्लिकेशन है वो इंडियन पेटेंट एप्लीकेशन 1 जनवरी 1912 से पहले वाली में दिख रहा है तो उसको प्रायर आर्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है। याद रखना है स्पेसिफिकली फॉर अ पेटेंट मेड इन इंडिया, इंडियन पेटेंट्स की ही बात हो रही है कि 1912 से पहले की अगर इंडियन पेटेंट में आपका डेटा मिल गया तो उसको हम एंटिसिपेशन नहीं मानेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। और रीजन, अगर आपसे एग्जामिनेशन में लाइक इंटरव्यू में somebody asked व्हाई दिस डेट हैज सच इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस, ऐसा क्यों कि इस डेट से पहले के ही नहीं मानेंगे, तो आपका आंसर होना चाहिए कि जो पेटेंट एंड डिजाइन एक्ट 1911 था वो इस डेट से ही इन्फोर्स हुआ था, ठीक है। तो इससे पहले का जो भी डेटा है वो ओल्ड रेजिम के अंदर आता है और उसको करंट एप्लीकेशंस के लिए एंटिसिपेशन नहीं मानते, ठीक है। मींस दे आर इग्नोर्ड व्हाइल चेकिंग एंटिसिपेशन। गॉट इट। उसके बाद सेक्शन 29(2) की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये एक प्रैक्टिकल एक्सेप्शन है। ये प्रैक्टिकल एक्सेप्शंस कैसे है, क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट एज हेयरइन आफ्टर प्रोवाइडेड एन इन्वेंशन क्लेम्ड इन अ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन shall not be deemed to have been anticipated by reason only that the invention was published before the priority date of the relevant claim of the specification of the patentee or the applicant for the patent proves that the matter published was obtained from him or from any person from whom he derives title and was published without his consent or the consent of any such person। सिंपल सी बात है कि अगर एप्लीकेंट या पेटेंटी ये प्रूव कर दे कि जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिश की गई है वो मेरे से ही ली गई है, मेरे से ही चोरी की गई है या फिर मेरे साथ वालों से ही ली गई है, ठीक है, और वो इंफॉर्मेशन पब्लिश कर दी गई है विदाउट मेरे कंसेंट के, ठीक है। सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई भी R&D फील्ड का बंदा है, किसी भी कंपनी में रिसर्च कर रहा है, उसका जो असिस्टेंट है वो उसके पेटेंट इन्वेंशन को, उसके क्लेम्स को किसी जर्नल में, किसी न्यूज़पेपर में, किसी मैगजीन में, किसी वेबसाइट पे पब्लिश कर देता है और उसको बाद में यूज करता है ये दिखाने के लिए कि देखो देखो इसने जो भी इन्वेंशन किया है ये तो ऑलरेडी पब्लिश्ड है, ठीक है। तो ऐसा होगा अगर, तो इसको भी एंटिसिपेशन नहीं माना जाएगा। सिंपल शब्दों में एप्लीकेंट को ये प्रूव करना पड़ेगा कि दैट इज नॉट एंटिसिपेशन बिकॉज ये इंसान ने मेरे से ये चीज स्टोल करके पब्लिश किया है, जानबूझ के पब्लिश किया है, इसलिए इसको एंटिसिपेशन ना माना जाए। गॉट इट। उसके बाद क्या कह रहा है, सिमिलरली उसके बाद ये कंडीशन कन्वेंशन एप्लीकेशन के भी केस में आ रही है कि जब भी आप कन्वेंशन एप्लीकेशन फाइल करने जा रहे हो उससे पहले आपके कंटेंट को किसी और ने पब्लिश कर दिया, दोनों ही केसेस में है, तो भी उसको एंटिसिपेशन नहीं माना जाएगा इफ यू प्रूव इट, ठीक है। बट कहानी क्या है, ये सबसेक्शन तब अप्लाई नहीं होगा कि अगर आपकी प्रायोरिटी डेट से पहले, ये सेक्शन क्या कह रहा है कि अगर आपकी प्रायोरिटी डेट से पहले
किसी ने भी आपके इन्वेंशन को गलती से पब्लिश कर दिया, देन इट इज नॉट एंटिसिपेशन। ठीक है, यू हैव टू प्रूव दैट कि दिस हैज बीन डन बाय मिस्टेक और दिस हैज बीन डन बाय लाइक इन अ मैनर टू डिफेम द पेटेंटी, उसके पेटेंटेड इन्वेंशन को खराब करने के लिए किया गया है। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट क्लॉज यहाँ पे क्या है, प्रोवाइडेड दैट में, कि ये सबसेक्शन तब अप्लाई नहीं होगा अगर आपकी प्रायोरिटी डेट से पहले आपका इन्वेंशन कॉमर्शियली यूज हो रहा है, कॉमर्शियली सेल हो रही है उसकी। मान लो आपने कुछ भी बनाया, सपोज यू हैव मेड वन HDMI केबल, ठीक है, यही पड़ी है मेरे पास। तो एक HDMI केबल है, तो उस केबल को आपने बनाया है और गलती से उसका जो भी डेटा है, उसमें जो भी सीक्वेंसेस हैं, वो ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं। ठीक है, तो आपने बोल दिया कि ये तो गलती से हुआ, लेकिन पता चल रहा है कि वो HDMI केबल धड़ल्ले से मार्केट में बेची जा रही है। ठीक है, मैन्युफैक्चर हो रही है, लाइसेंस हो रही है, फिर आप प्रूव नहीं कर पाओगे। अगर उसका कॉमर्शियल यूज हो रहा है आपकी प्रायोरिटी डेट से पहले, देन यू विल नॉट बी एबल टू प्रूव दैट दैट पर्टिकुलर इन्वेंशन इज व्हाट एंटिसिपेटेड। ठीक है, तो एक्सेप्शंस टू एंटिसिपेशन सिर्फ उसी केस में आएगा जब किसी ने पब्लिश किया है अनऑथराइज्ड रूप से, आपके कंसेंट के बगैर। बट हाँ, यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन ये मिल जाएगा आपको कि अगर ये जो वर्किंग है ये सिर्फ ट्रायल पर्पस के लिए हो रही है, टेस्टिंग पर्पस के लिए हो रही है, तब आपको यहाँ पे एक्सेप्शन मिल सकता है। अगर आप मान लो कि वो जो केबल है वो मॉनिटर्स में लगा लगा के टेस्ट की जा रही है, ठीक है, लैब के अंदर ही, यहाँ पे वो बनी थी ट्रायल पर्पस के लिए, तो अब इसको कोई ये नहीं बोल सकता कि ये तो यूज हो रही है तो इसको एंटिसिपेशन में डाल दो। ठीक है, गॉट इट? सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 29(2). अच्छा, अब इसमें एक चीज और कह रहा है कि अगर, एक सेकेंड, इसमें एक चीज और कह रहा है कि जब भी एप्लीकेंट को ये पता चल रहा है कि ये पब्लिकेशन अनऑथराइज्ड रूप से हो चुका है, तो उसे एज सुन एज रीजनेबली प्रैक्टिकल, जितना जल्दी से जल्दी हो सके, उसको अपने इन्वेंशन को फाइल करना चाहिए। ठीक है, उसको अपने इन्वेंशन को जल्दी से जल्दी, जब भी उसको ये पता चला कि मेरे इन्वेंशन को किसी ने ये कर दिया है, पब्लिश कर दिया है, और गलती से पब्लिश कर दिया है या जानबूझ के पब्लिश किया है, तो उसको जितना भी रीजनेबली प्रैक्टिकल जल्दी हो सके, दे हैव टू डू व्हाट, they have to file it, they have to file it by provisional, by complete, and they should take a priority date। ठीक है, तो इस सेक्शन का पूरा सार ये है कि हर प्रायर पब्लिकेशन नोवेल्टी डिस्ट्रॉइंग नहीं होता, हर प्रायर पब्लिकेशन एंटिसिपेशन नहीं होता। अगर वो अनऑथराइज्ड रूप से किया गया है पब्लिकेशन और इन्वेंटर को जल्दी से जल्दी पता चल जाता है और वो ये प्रूव कर देता है और फिर फाइल कर देता है, तो उसको एंटिसिपेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कॉमर्शियली यूज किया है तो एंटिसिपेशन माना जाएगा। प्रायोरिटी डेट से पहले कॉमर्शियली यूज कर लिया तो माना जाएगा, और ट्रायल पर्पस के लिए किया है तो नहीं माना जाएगा। ठीक है, गॉट इट? किसी को कुछ पूछना है? समझ आ रहा है सबको? नीरज? और कौन कौन है? रजनीश, आर यू एबल टू गेट इट? हाँ राघव। ओके, अच्छा, फिर 29(3) क्या बोल रहा है कि अगर मैं सिंपल लैंग्वेज की बात करूं तो 29(3) ये कह रहा है, where a complete specification is filed in pursuance of an application for a patent made by a person being the true and first inventor, an invention claimed in that specification shall not be deemed to have been anticipated by reason only of any other application for a patent in respect of the same invention made in contravention of the rights of that person
or by reason only that after the date of filing of that particular application the invention was used or published without the consent of that person by the applicant in respect of। ठीक है, बहुत सारी कहानी लिख दी है। 29(3) को अगर हम समझें तो वो ये कह रहा है कि अगर एनी अदर एप्लीकेशन फॉर अ पेटेंट फाइल की गई है सेम इन्वेंशन के लिए जो कि ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर की थी, ठीक है, आफ्टर द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अदर एप्लीकेशन। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि यहाँ पे दो सिचुएशंस हैं। सपोज करो कि कोई एक्स एम्प्लॉय है, ठीक है, या फिर कॉम्पिटिटर है, रॉन्गफुली फाइल कर रहा है एक पेटेंट एप्लीकेशन फॉर योर इन्वेंशन। ठीक है, आपके इन्वेंशन जो आपने इन्वेंशन किया है उस इन्वेंशन को वो रॉन्गफुली फाइल कर रहा है। अभी सबसेक्शन 2 और 3 में डिफरेंस मैं आप लोगों से ही पूछूंगा, ठीक है, ध्यान से सुनते जाना। तो वो रॉन्गफुली फाइल कर रहा है, फिर आप रियल हो इन्वेंटर, ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर हो, आपने बाद में फाइल किया अपनी ओन इन्वेंशन को, जो आपकी करेक्ट एप्लीकेशन है उसको आपने फाइल किया। ठीक है, तो योर एप्लीकेशन विल नॉट बी ट्रीटेड एज एंटिसिपेटेड बाय दैट राइवल्स रॉन्गफुल एप्लीकेशन, क्योंकि उसने तो आपकी एप्लीकेशन को ही चोरी करके फाइल कर दिया था, आपसे पहले कर दिया था, उसको प्रायोरिटी डेट मिल गई थी। बट यहाँ पे भी क्योंकि उसने गलत तरीके से फाइल की है, आपने बाद में फाइल किया है, देन ऑल्सो योर एप्लीकेशन विल नॉट बी ट्रीटेड एज एंटिसिपेटेड बाय दैट कॉम्पिटिटर्स एप्लीकेशन। समझ आ रहा है? ठीक है, दूसरी सिचुएशन क्या है? दूसरी सिचुएशन क्या है यहाँ पे? पहली सिचुएशन तो ये हो गई। फिर क्या बोल रहा है कि जो भी आपका राइवल था, जो भी आपका कॉम्पिटिटर था, उसने क्या किया, उस इन्वेंशन को यूज कर लिया या पब्लिश कर दिया। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि इवन देन आपकी इन्वेंशन को एंटिसिपेटेड या फिर यूज्ड नहीं माना जाएगा। ठीक है, मान लो कि जो भी राइवल था उसकी इन्वेंशन जो भी उसने फाइल करी थी वो पब्लिकली अवेलेबल हो गई है। ठीक है, एक जर्नल ने सारी डिटेल्स पब्लिश कर दी हैं और उसने प्रोडक्ट भी बेचना शुरू कर दिया है उस पेटेंट से रिलेटेड, तो ये नोवेल्टी डिस्ट्रॉइंग होना चाहिए। बट क्योंकि ये काम उसने गलत तरीके से किया है, आपसे कॉपी करके किया है, तो आप ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर जो हो वो बच जाएगा, क्योंकि आपके कंसेंट के बगैर ये काम किया गया था। समझ आ रही है बात? तो बताओ मुझे 29(2) और 29(3) में क्या डिफरेंस हुआ? दोनों तो एक जैसे ही साउंड कर रहे हैं। कोई तो बताओ। 3 में हम्म, उसने फाइल किया और पब्लिश कर दिया। ठीक है, 3 में फाइल किया और पब्लिश कर दिया। ओके 2 में उसने पब्लिश नहीं किया। ओके ठीक है, और कोई? यार मैं तो आज थोड़ा थोड़ा लो साउंड कर ही रहूँगा, बट तुम लोग मत ऐसे हो, मैं करता हूँ अपनी एनर्जी रीगेन करता हूँ। ठीक है, और कोई बताएगा? इसमें रहेगा बिफोर द प्रायोरिटी डेट और आफ्टर द प्रायोरिटी डेट। ओके ठीक है, और कोई? रजनीश, नीरज, अपूर्व? देखो आराम से समझते हैं, कोई जल्दी नहीं है। 29(2) में क्या कह रहा है कि दोनों को अलग अलग करके इसीलिए बता रहा हूँ, मतलब डिफरेंस दोनों में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि दोनों सेम ही साउंड करते हैं। ठीक है, जैसा मानसी ने भी बताया। 29(2) में क्या कह रहा है, आराम से समझते हैं कि ये बहुत ही प्रैक्टिकल एक्सेप्शन है कि अगर आप
आपका जो भी इन्वेंशन है, क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट बाय क्लेम्ड इन अ कंपनी शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव बीन एंटिसिपेटेड बाय रीजन ओनली दैट द इन्वेंशन वाज पब्लिश्ड बिफोर द प्रायोरिटी डेट। दीपक सर, आपने भी प्रायोरिटी डेट का नाम लिया। बिफोर द प्रायोरिटी डेट ऑफ द रेलेवेंट क्लेम ऑफ द स्पेसिफिकेशन। मैं एक इंसान हूं जिसने एक इन्वेंशन की है, ठीक है। अभी मैंने फाइल नहीं किया है, मैंने प्रायोरिटी डेट नहीं ली है। मेरे प्रायोरिटी डेट लेने से पहले पहले ही किसी इंसान ने जाके उस इन्वेंशन को पब्लिश कर दिया। मींस कहाँ पब्लिश कर दिया, कहीं पे भी, किसी भी मैगजीन में, किसी भी जर्नल में पब्लिश कर दिया उसको। मींस सिंपल सी चीज है कि उस इन्वेंशन को दुनिया के सामने ला दिया मेरे फाइल करने से पहले ही। तो नॉर्मल केसेस में क्या होना चाहिए कि प्रायोरिटी डेट से पहले अगर कुछ भी चीज पब्लिश हो गई है तो वो तो नोवेल्टी डिस्ट्रॉइंग हो जानी चाहिए, वो नई तो रहेगी नहीं। बट यहाँ पे लॉ हमें प्रोटेक्ट कर रहा है कि अगर मेरी प्रायोरिटी डेट से पहले किसी भी गलत इंसान ने मेरे इन्वेंशन को पब्लिश कर दिया है, ठीक है, मेरे से लेके, मैं ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर हूं, उसने पब्लिश कर दिया है, कहीं पे भी पब्लिश कर दिया है, ठीक है, तो इस चीज को एंटिसिपेशन नहीं माना जाएगा। खास बात क्या है कि जैसे ही आपको ये पता चलता है कि अनऑथराइज्ड रूप से पब्लिकेशन हुआ है, तो आप क्या करेंगे, आप जल्दी से जल्दी जाके फाइल करेंगे, ठीक है। सिमिलरली यही चीज पेरिस कन्वेंशन के लिए कन्वेंशन कंट्री में हो रही है कि आपके कन्वेंशन कंट्री में फाइल करने से पहले किसी इंसान ने वो चीज पब्लिश कर दी, ठीक है, तो भी आप जल्दी से जल्दी फाइल करेंगे। मींस आपने अभी फाइल ही नहीं किया था और उससे पहले ही आपका कंटेंट किसी ने पब्लिश कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया। जैसे ही आपको पता चला आपने फटाफट से फाइल कर दिया, ठीक है। अब इसमें एक क्लॉज लगा दिया इन्होंने, एक एक्सेप्शन लगा दिया कि अगर ये जो भी फाइलिंग हुई है आपकी प्रायोरिटी डेट से पहले जो भी डिस्क्लोज किया गया है, अगर वो इन्वेंशन पब्लिकली कॉमर्शियली यूज हो रहा है, आपने जो भी चीज बनाई है अपने पेटेंट में, वो आपकी फाइलिंग डेट से पहले, आपकी प्रायोरिटी डेट से पहले धड़ल्ले से इस्तेमाल की जा रही है, उसको बेचा जा रहा है, तो आप इस एंटिसिपेशन का फायदा नहीं ले सकते। बट अगर वो चीज ट्रायल पर्पस के लिए यूज की जा रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल जाएगा, ठीक है, सिंपल। 29(2) 29(3) में क्या कह रहा है, 29(2) में ये कह रहा है कि प्रायोरिटी डेट से पहले कोई भी चीज अगर किसी ने पब्लिश कर दी है गलत तरीके से, तो आप प्रूफ कर दो, आपको एंटिसिपेशन के कटघरे में खड़ा नहीं किया जाएगा, ठीक है। और अगर कॉमर्शियली यूज कर ली प्रायोरिटी डेट से पहले तो जाओ, फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। फिर 29(3) में क्या कह रहा है कि जो भी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन आपने फाइल की है, 29(3) में ये कह रहा है कि अगर आपसे पहले किसी दुष्ट इंसान ने आपके इन्वेंशन को आपसे पहले ही फाइल कर लिया है चोरी करके, तो आप अगर ये प्रूव कर दो कि भाई मैं ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर हूं, मेरे मतलब मैंने ही ये इन्वेंशन बनाया है और इस इंसान ने गलत तरीके से फाइल कर दिया है, तो आपको ही राइट्स मिलेंगे, उस इंसान को राइट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। और अगर आपके फाइलिंग करने के बाद, जैसे आपने फाइल कर लिया और आपके कंसेंट के बगैर, आपके फाइलिंग के बाद कोई उस इन्वेंशन को पब्लिश कर रहा है, तो भी ये एंटिसिपेशन में नहीं काउंट होगा। तो मेन डिफरेंस 29(2) और 29(3) में क्या है, आप तो बता दो। प्रायोरिटी डेट और फाइलिंग डेट। हाँ, प्रायोरिटी डेट से पहले किसी ने इन्वेंशन पब्लिश कर दिया है बिना मेरे कंसेंट के, और उसका अगर कमर्शियल यूज कर रहा है तो हम एंटिसिपेशन का फायदा नहीं ले सकते हैं। अगर उसका ट्रायल पर्पस के लिए यूज कर रहा है तो हम एंटिसिपेशन का फायदा ले सकते हैं, मतलब वो बच सकते हैं, एंटिसिपेशन नहीं माना नहीं जाएगा। माना जाएगा, ठीक ठीक है। और 3 में क्या कर दिया है कि पब्लिकेशन के बाद, नहीं 3 में पब्लिकेशन की बात है, पब्लिकेशन सॉरी फाइलिंग के बाद। फाइलिंग मतलब ये बोल रहा है 29(3) में ये बोल रहा है कि अगर किसी भी इंसान ने मेरा इन्वेंशन फाइल कर दिया है मेरे से पहले ही, ठीक है, मेरे से पहले ही किसी ने फाइल कर दिया, तो एंटिसिपेशन नहीं माना जाएगा। ऑब्वियसली होता क्या है, जैसे अगर सपोज नीरज ने फाइल किया और अपूर्व ने फाइल किया, नीरज ने पहले फाइल कर दिया, बट नीरज इज नॉट द ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर एंड देन अपूर्व फाइल्ड लेटर,
तो अपूर्व विल गेट द राइट्स, गॉट इट। बट एक तो केस ये, इसमें दो केसेस हैं, और दूसरा केस ये है कि अपूर्व ने फाइल कर दिया, उसके बाद नीरज ने उसके इन्वेंशन को पब्लिश कर दिया उसकी परमिशन के बगैर, तो भी एंटिसिपेशन नहीं माना जाएगा। अभी क्लियर है? इसको प्रूव करना होगा हाँ, कि ट्रू प्रूव एंड करना, फर्स्ट इन्वेंटर हाँ, ना है। प्रूव करना होगा कि आई एम द ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर। ठीक है, ठीक है, आगे समझ। एवरीबडी। यार ये सब तो हम पढ़ चुके थे ना, फिर भी इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है। कोई ना, एक बार नोट्स दे दूंगा तो मे बी तुम लोग नहीं भूलोगे। ठीक है, so just one line summary 29(1). इग्नोर एनी पब्लिकेशन बिफोर 1912। सिंपल सी बात है, नो एंटिसिपेशन। 29(2) की समरी क्या है कि अनऑथराइज्ड पब्लिकेशन बिफोर द प्रायोरिटी डेट। ठीक है, नो एंटिसिपेशन बट कंडीशन नो कमर्शियल वर्किंग। 29(3) क्या बोल रहा है? रॉन्गफुल फाइलिंग। ठीक है, गलत तरीके से आप फाइल कर रहे हो या फिर डिस्क्लोज कर रहे हो तो एंटिसिपेशन नहीं होगा। फिर क्या बोल रहा है? एंटिसिपेशन बाय प्रीवियस कम्युनिकेशन टू गवर्नमेंट। ठीक है, तो नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि अगर हम किसी भी इंसान को अपना इन्वेंशन डिस्क्लोज कर दें, कम्युनिकेट कर दें, कोई यूज कर ले, तो एंटिसिपेशन हो जाता है। बट गवर्नमेंट को यहाँ पे एग्जेम्प्ट किया गया है। ठीक है, तो सेक्शन 30 क्या कहता है कि अगर आपका जो भी डिस्क्लोजर है वॉज ओनली टू द गवर्नमेंट, अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट को दिखा रहे हो अपने इन्वेंशन को या फिर किसी गवर्नमेंट ऑथराइज्ड एजेंट को दिखा रहे हो। देखो ये शब्दों को याद रखना, आप लोग सब अच्छे लोग हो, इन शब्दों को भूलना मत। ठीक है, एग्जाम में इन्हीं चीजों को पकड़ेगा। टू द गवर्नमेंट और टू एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट का कोई अधिकारी, कोई बंदा, कोई थर्ड पार्टी जिसको गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर रखा है कि आप इस इन्वेंशन से रिलेटेड चीजों को देखोगे, समझोगे, इन्वेस्टिगेट करोगे। तो अगर डिस्क्लोजर ऐसे हो रहा है, लाइक गवर्नमेंट को आप अपना इन्वेंशन दिखा रहे हो या गवर्नमेंट के एजेंट को अपना इन्वेंशन दिखा रहे हो फॉर इन्वेस्टिगेशन पर्पस, इवेल्युएशन पर्पस। ठीक है, आप दिखा रहे हो गवर्नमेंट को कि देखो मैंने ये पाकिस्तान को उड़ाने के लिए ये मिसाइल बनाई है, ये ड्रोन बनाए हैं। ठीक है, दिखाना तो पड़ेगा ही ना, उसको एंटिसिपेशन थोड़ी मानोगे। बात समझ आ रही है? तो अगर गवर्नमेंट को कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने इन्वेंशन को फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लाइक आप डीआरडीओ के ऑफिसर्स को बता रहे हो कि आई हैव मेड दिस, क्या इसमें मुझे कुछ और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए टू मेक इट लाइक मोर यूजेबल। ठीक है, तो ऐसे डिस्क्लोजर्स को, ये आपको बात कब समझ में आएगी? जब आपको ये पता होगा कि अपने इन्वेंशन को दिखाना किसी को भी डिस्क्लोजर मान लिया जाता है और वो एंटिसिपेशन मान लिया जाता है, बट गवर्नमेंट को दिखाना फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं माना जाएगा एंटिसिपेशन। ठीक है, आई होप ये बात सबको समझ में आ गई होगी। बहुत ही सिंपल सा सेक्शन है ये, एंटिसिपेशन बाय प्रीवियस कम्युनिकेशन टू गवर्नमेंट। ओके, अच्छा, अब आते हैं सेक्शन नंबर 31 पे। एंटिसिपेशन बाय पब्लिक डिस्प्ले। तो ये सेक्शन 30 क्यों एग्जिस्ट करता है, कोई मुझे बताएगा? सेक्शन 30 इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि बहुत सारे इन्वेंटर्स ऐसे होते हैं जो कि डिफेंस में, हेल्थ केयर में, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, इस टाइप की चीज़ों में अपना इन्वेंशन कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम, अपना मनी फॉर सीकिंग पेटेंट प्रोटेक्शन। ठीक है, तो वो गवर्नमेंट को दिखाते हैं बिफोर फाइलिंग। ओके, फिर आते हैं सेक्शन नंबर 31 पे, एंटिसिपेशन बाय पब्लिक डिस्प्ले। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए सर।
राघव 30 वाला वही है ना, सीक्रेसी डायरेक्शन से मतलब रिलेट कर सकते हैं इसे हम, कि मतलब वो गवर्नमेंट यूज करना चाह रही है हमारा पेटेंट, नहीं तो नहीं वो नहीं नहीं एंटिसिपेट नहीं नहीं नहीं, सिक्रेसी डायरेक्शन नहीं है सर। यहाँ पे सिक्रेसी डायरेक्शन हम बस अगले सेक्शन में ही पढ़ेंगे। सिक्रेसी डायरेक्शन में क्या होता है कि आपका इन्वेंशन फाइल तो हो गया है बट पब्लिश नहीं हो रहा है, दुनिया की नजरों में नहीं आ पा रहा है। ये है सिक्रेसी डायरेक्शन की जैसे 18वें महीने में जो पब्लिकेशन होता है वो क्यों होता है, जिससे आपका इन्वेंशन दुनिया की नजरों में आ जाए। और दुनिया अगर को किसी नजर। को प्री ग्रांट ऑपोजिशन, जो कि हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था, अगर किसी को अभी मैं जो ये ऑपोजिशन ये क्लास खत्म जैसे ही होगी होपफुली, लाइक ये दोनों चैप्टर्स खत्म, मैं 15 मिनट्स में आपको वो पिछले क्लास के नोट्स भी रिवाइज करवाऊंगा, क्योंकि आप लोग भूल गए होगे, एक हफ्ता हो गया है। ठीक है, तो प्री ग्रांट ऑपोजिशन अगर कोई कर रहा है तो वो प्री ग्रांट ऑपोजिशन कब कर पाएगा दीपक सर? वो तभी कर पाएगा जब उसने पब्लिकेशन देखा होगा, क्योंकि प्री ग्रांट ऑपोजिशन तो पब्लिकेशन के बाद और ग्रांट से पहले ही होता है। पहले यहाँ होता है, हाँ यहाँ हाँ। पे क्या बात हो रही है कि अभी मैंने फाइल ही नहीं किया, पब्लिकेशन सिक्रेसी डायरेक्शन यहाँ तक की तो कोई बात ही नहीं आई, अभी मैंने फाइल ही नहीं किया। लॉ क्या कहता है, ठीक। जो 21L की डेफिनेशन है कि एक इन्वेंशन न्यू इन्वेंशन तभी कहलाएगा जब तक उसको किसी ने देखा ना हो। ठीक है, मतलब उसको बिल्कुल छुपा के रखा गया हो। जैसे छोड़ो, अच्छा ये एग्जांपल नहीं देता हूं। हाँ, उसको बिल्कुल छुपा के रखा गया है, तो छुपा के तो रखा है लेकिन गवर्नमेंट को दिखा दिया, तो गवर्नमेंट को दिखाना एंटिसिपेशन नहीं माना जाएगा, ये कह रहा है यहाँ पे। ओके, और किसी को कुछ पूछना है सेक्शन 30 के बारे में? फिर बात आती है सेक्शन 31 की, एंटिसिपेशन बाय पब्लिक डिस्प्ले। तो एंटिसिपेशन बाय पब्लिक डिस्प्ले में क्या कह रहा है? फिर वही बात कि पब्लिक को नहीं दिखाना, किसी को भी नहीं दिखाना है, तो इसमें गवर्नमेंट को दिखा दिया तब तो एंटिसिपेशन होना चाहिए था, बट नहीं है, एक्सेप्शन है ये, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के लिए दिखा रहा है। फिर बोल रहा है कि पब्लिक को दिखा दिया, पब्लिक में डिस्प्ले कर दिया। तो जैसे पहले ये एग्जीबिशन वगैरह लगते थे, फेयर, टेक्निकल फेयर, जहाँ पे जब मैंने एक बार आप लोग को पेरिस कन्वेंशन, पीसीटी, ये सारी कहानी समझाई थी, तब बताया भी था कि ये सारे जो भी इन्वेंशंस होते हैं ये लोग दिखाते थे और कोई कॉपी करके अपने कंट्री में फाइल कर लेता था, इसीलिए इंटरनेशनल प्रोटेक्शन आया था। तो आप पब्लिक डिस्प्ले कर रहे हो अपने इन्वेंशन का, आप पब्लिक डिस्प्ले क्यों करते हो? पहला क्वेश्चन आपके मन में ये आना चाहिए। आप पब्लिक डिस्प्ले इसलिए करते हो बिकॉज यू वांट टू अट्रैक्ट मार्केट फॉर योर प्रोडक्ट। आप लोगों को दिखाना चाहते हो कि मैंने एक, देखो ये वाटर प्यूरिफायर बनाया है, ये आधे घंटे में 50 लीटर पानी प्यूरिफाई कर देता है। आप लोगों को दिखाना चाहते हो ना, आप उसको एडवर्टाइज करना चाहते हो। आप फाइल करने से पहले दिखाना इसलिए चाह रहे हो जिससे आपको ये भी पता चले, कोई आपके इन्वेंशन को देखे और बताए कि हाँ इसमें ये कमी है, इसको ठीक कर सकते हो। तो ऐसे फेयर्स में लोग, जैसे ये ग्रेटर नोएडा में होता है ना, ये व्हीकल ऑटो एक्सपो होता है, वहाँ पे दिखाते हैं अपनी अपनी व्हीकल्स, ठीक है, जो भी लेटेस्ट मॉडल्स हैं। तो वैसे ही टेक्निकल एग्जीबिशन में अपने इन्वेंशंस को डिस्प्ले किया जाता है। भाई डिस्प्ले कर दिया तो पब्लिक को पता चल गया, पब्लिक को पता चल गया। कहानी क्या है कि अभी तक आपने फाइल ही नहीं किया है, ठीक है, अभी तक आपने फाइल ही नहीं किया है। तो आप एग्जीबिशन में पहुंच गए बढ़िया एकदम मस्त दिखाने के लिए कि देखो देखो मैंने ये फलानी चीज बनाई है, ठीक है, बट ऐसे केसेस में आपको एंटिसिपेशन मान लिया जाएगा। शर्त क्या है कि जहां पे भी आप अपना इन्वेंशन डिस्प्ले करने गए हो, ठीक है, वो पहली चीज तो ये है कि ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर ही करेगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि अगर ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर नहीं कर रहा है तो उसके कंसेंट से करना है, ठीक है, उसकी परमिशन होनी चाहिए। अगर कोई और डिस्प्ले कर रहा है तो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर की परमिशन होनी चाहिए। अच्छा, ये वर्ड हमेशा लिखा रहता है, और अ पर्सन डिराइविंग टाइटल फ्रॉम हिम, किसी को पता है इसका मतलब क्या होता है? लिख देगा, बाय ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर और अ पर्सन डिराइविंग टाइटल फ्रॉम हिम, बहुत बार आता है ये वर्ड, कोई बताएगा?
और अ पर्सन डिराइविंग टाइटल फ्रॉम हिम का, वही जो हाँ 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 जिसको उनने हाँ कंसेंट दिया है कि हाँ भाई। हाँ, और अ पर्सन डिराइविंग कंसेंट अलग चीज हो गई। पर्सन डिराइविंग टाइटल फ्रॉम हिम मींस ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर से टाइटल डिराइव कर रहा है, मींस वो उसका असाइनी हो सकता है, वो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। ठीक है, तो ये मतलब होता है इसका। कंसेंट तो हम किसी को भी दे सकते हैं। कंसेंट, मेरा इन्वेंशन है, मैं आपको कंसेंट दे दूंगा, जाओ मेरे इन्वेंशन, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं 50 तरीके के पेटेंट्स पे काम कर रहा हूँ, मैंने आपको कंसेंट दे दिया, आप जाकर डिस्प्ले कर दो। दैट इज द मैटर ऑफ कंसेंट। ओके, तो आप डिस्प्ले कर सकते हो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर के कंसेंट से या फिर पर्सन डिराइविंग टाइटल फ्रॉम हिम से एट एन इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन to which the provisions of this sections have been extended by the central government by a notification in the official gazette। ये सबको अब याद आ रहा होगा कि आप किसी ऐसे एग्जीबिशन में ही अपने इन्वेंशन को शोकेस कर सकते हो जो एग्जीबिशन, जो फेयर के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन दिया हो कि हाँ भाई ये गवर्नमेंट ऑथराइज्ड एग्जीबिशन है। सिंपल सी चीज है, ये गवर्नमेंट ऑथराइज्ड एग्जीबिशन है। यहां पे जाके आप अपने इन्वेंशन को डिस्प्ले करोगे तो नहीं माना जाएगा एंटिसिपेशन। अपनी सोसाइटी के एग्जीबिशन में जाके डिस्प्ले कर दोगे तो गेम ओवर। ठीक है, समझ में आ रहा है? मींस खास बात यही याद रखने वाली थी कि ये जो भी इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड होगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ नोटिफाई करेगी इसको? ऑफिशियल गैजेट में। ऑफिशियल गैजेट और ऑफिशियल जर्नल आर डिफरेंट। ऑफिशियल गैजेट वो होता है जहाँ पे गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिक को देना चाह रही है। ऑफिशियल जर्नल क्या है? जहाँ पे पेटेंट्स पब्लिश होते हैं। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन दिस गैजेट एंड दिस जर्नल। ठीक है, ओके। जैसे कि किसी भी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में आप गए और आपने अपना इन्वेंशन दिखा दिया, तो आपका इन्वेंशन को दिखाना एंटिसिपेशन नहीं माना जाएगा, आपकी नोवेल्टी खराब नहीं होगी। ठीक है, तो आप डिस्प्ले कर रहे हो। फिर क्या बोल रहा था? पब्लिकेशन ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ द इन्वेंशन इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिस्प्ले और यूज ऑफ। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। इस 31A में आप उस इन्वेंशन को ही डिस्प्ले कर रहे हो। 31B में आप क्या कर रहे हो? उस इन्वेंशन से जुड़े हुए जितने भी कागजात हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उनको पब्लिश कर रहे हो। ठीक है, आप दिखा रहे हो। जैसे कि कोई लाइक बुकलेट है, ठीक है, और कैटलॉग है किसी भी प्रोडक्ट का, तो आप उसको पब्लिक कर रहे हो। ठीक है, उसको डिस्प्ले कर रहे हो या फिर उस इन्वेंशन को यूज कर रहे हो तो भी एंटिसिपेशन नहीं माना जाएगा। शर्त क्या है? कि ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई होना चाहिए। फिर थर्ड में क्या बोल रहा है? अच्छा, अगर किसी ने आपके इन्वेंशन को देखा और देखने के बाद उसका मन किया कि मैं भी इसको यूज करके देखूंगा, ठीक है, तो अगर उस बंदे ने आपके इन्वेंशन को यूज किया है डिस्प्ले होने के बाद, ठीक है, तो भी उसको नोवेल्टी डिस्ट्रॉइंग नहीं माना जाएगा। ठीक है, आपके कंसेंट के बगैर आपने उसको रख दिया और आप चले गए पता चले चाय पीने। ठीक है, आपने अपना इन्वेंशन वहीं पे रखा हुआ है टेबल पे और आपके कंसेंट के बिना उसको कोई यूज कर रहा है, ठीक है, तब भी कोई भी नहीं माना जाएगा एंटिसिपेशन। ठीक है, उसके बाद क्या है डी में? कि अगर कोई भी लर्नड सोसाइटी है, लर्नड सोसाइटी में मैंने क्या बताया था? जैसे जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड के हैं उनके लिए लर्नड सोसाइटी क्या है? IEEE। ठीक है, IEEE एक ग्रुप है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स का एक ग्रुप है। वो ऐसे ही फार्मेसी लाइक फार्मा फील्ड से रिलेटेड कोई ग्रुप होगा जहाँ पे टेक्निकल बातें होती होंगी अपने फील्ड से रिलेटेड। फॉर मैकेनिकल गाइज ऑल्सो देयर विल बी वन। ठीक है, तो अगर आप अपने इन्वेंशन को एक लर्नड सोसाइटी के सामने पढ़ रहे हो, बता रहे हो, बोल रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो, ठीक है, ओके, या फिर पब्लिश भी कर रहे हो,
तो ऐसे केस में भी एंटिसिपेशन नहीं माना जाएगा। बट इन सब कहानियों के लिए हमें मिलता है एक ग्रेस पीरियड, और वो ग्रेस पीरियड कितना होता है गाइज? 12 12 मंथ्स। 12 मंथ्स। ठीक है, ये सारे क्रियाकर्म करने के बाद आपको अपने इन्वेंशन को फाइल करना है 1 साल के अंदर अंदर। अब ये 1 साल कब से काउंट होगा? ये 1 साल काउंट होगा आफ्टर द ओपनिंग ऑफ एग्जीबिशन। ठीक है, जिस भी दिन वो एग्जीबिशन ओपन हुआ था, मान लो गवर्नमेंट ने बोला कि ये एग्जीबिशन चलेगा 1 महीने तक, आप पहुंच गए 15वें दिन। ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन एग्जीबिशन ओपन हुआ, इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान रखो कि मान लो वो एग्जीबिशन चला 1 जनवरी 2025 से लेके 31 जनवरी 2025 तक का टाइम था। किसी दिन कुछ लोग आए, किसी दिन कुछ लोग आए, जैसे ऑटो एक्सपो चलता है 1 वीक के लिए। ओके, सो व्हाट यू डिड, you came to the exhibition to showcase your invention on 15th of January। तो आप बोलोगे कि अब मुझे 15th जनवरी से चाहिए, 1 साल तक मैं फाइल करूंगा। अब लोग जाके चेक थोड़ी करेंगे कि तुम 15 जनवरी को आए थे कि तुम 1 जनवरी को आए थे। तो सीधा सा फंडा क्या है कि आप जिस भी दिन एग्जीबिशन ओपन हो रहा है उस दिन के 1 साल के अंदर अंदर आपको ये करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि जब भी आप लर्नेड सोसाइटी में अपना ये पेपर रीड कर रहे हो या पब्लिश कर रहे हो, उस दिन से 1 साल के अंदर अंदर आपको फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, तभी एंटिसिपेशन नहीं माना जाएगा। ये नहीं कि ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाइड एग्जीबिशन है, मैंने शोकेस कर लिया, अब मैं 2 साल बाद फाइल करूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। सो इसमें 4 चीजें थी। पहली चीज अपने इन्वेंशन को डिस्प्ले करना, दूसरी चीज अपने इन्वेंशन के पब्लिकेशन को दिखाना, लाइक उसके कैटलॉग्स या फिर पेटेंट स्पेसिफिकेशन, एनीथिंग। ठीक है, या फिर उसका कोई यूज कर ले रहा है, कोई आपका कॉम्पिटिटर ही उसको यूज कर रहा है। ठीक है, अगर वो डिस्प्ले हो गया है उसके बाद अगर कोई यूज कर रहा है, ठीक है, और उस एग्जीबिशन के पीरियड में ही कोई यूज कर रहा है, जैसे आपने आज डिस्प्ले किया, कोई 2 दिन बाद उसको यूज कर रहा है, ठीक है, तब भी ये सब चीजें नहीं मानी जाती। ओके, बट द ग्रेस पीरियड इज 12 मंथ्स आफ्टर द ओपनिंग ऑफ एग्जीबिशन एंड आफ्टर द रीडिंग ऑफ पेपर इन सेक्शन डी। तो बताओ ये सेक्शन क्यों बनाया गया? सेक्शन 31 का सिग्निफिकेंस क्या है, पर्पस क्या है? हमेशा ये जानने की जरूर कोशिश करो। सेक्शन 31 का प्रैक्टिकल पर्पस क्या है? व्हाई इट इज देयर इन द पेटेंट्स एक्ट? वही राघव आपने बताया था ना, लोग अपना एडवर्टाइजमेंट वगैरह कर सकें, डिस्प्ले करके अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकें। ठीक है, मतलब बिल्कुल सही कि लोगों के मन में ये डर ना हो कि उनकी पेटेंट राइट्स छिन जाएंगी अगर वो ऐसा करेंगे। वो अपनी पेटेंट राइट्स को लूज कर देंगे और अगर वो शेयर करेंगे। ठीक है, तो वो इन्वेंटर्स को एनकरेज करता है ये सेक्शन इनोवेशंस को पब्लिक करने के लिए विदाउट एनी फियर ऑफ लूजिंग पेटेंट राइट्स। ओके, फिर आता है सेक्शन, यार ये खत्म होने वाला है, रिज्वाइन कर लेना तुम लोग। फिर आता है सेक्शन 32 एंटिसिपेशन बाय पब्लिक वर्किंग। एंटिसिपेशन बाय पब्लिक वर्किंग क्या कह रहा है कि कोई भी ऐसा इन्वेंशन है जो कि विदाउट पब्लिक वर्किंग ये नहीं हो सकता, मतलब फाइल नहीं हो सकता, उसको पब्लिक वर्किंग की जरूरत है ही। ठीक है, तो पब्लिक वर्किंग किस केस में हो सकती है? मान लो कि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि किसी ने एक बस का इंजन बनाया है या फिर ट्रेन का इंजन बनाया है या फिर नई ट्रेन ही बनाई है, जैसे अभी इन सब वंदे भारत और इन सब ट्रेन की टेस्टिंग होती थी। ठीक है, तो आपने कोई नए बस का इंजन बनाया है और फाइल करने से पहले, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा इन्वेंशन है, बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व्ड है, तो यू जस्ट वांट टू टेस्ट इट फॉर 6 मंथ्स ऑन द रोड। ठीक है, बिफोर फाइलिंग। तो लैब में तो आप बस के इंजन को टेस्ट करोगे नहीं, चला के ही टेस्ट करोगे। ठीक है,
तो ये क्या हो रहा है, ये पब्लिक वर्किंग हो रही है ना, पब्लिकली बस का इंजन शोकेस हो रहा है, पब्लिकली वर्क हो रहा है, बट फिर भी इसकी नोवेल्टी इंटैक्ट रहेगी, इसकी नोवेल्टी खराब नहीं होगी, एंटिसिपेटेड नहीं होगी, इसको पुराना नहीं माना जाएगा। तो सिंप्लीफाइड मैनर में अगर हम इसको ऐसे समझें कि किसी भी इन्वेंशन को एंटिसिपेटेड नहीं माना जाएगा अगर वो पब्लिकली वर्क किया गया है, बट कंडीशन इसमें भी यही है कि ये पब्लिक वर्किंग प्रायोरिटी डेट के 1 साल के अंदर अंदर होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने 3 साल पहले बस के इंजन को टेस्ट किया था और अब आप आज आ गए और बोल रहे हो हमारे को फाइल करना है, नहीं, ठीक है। सो इट हैज टू बी डन 1 ईयर बिफोर द प्रायोरिटी डेट। मीन्स मान लो आप 1 जनवरी 2025 को फाइल करने वाले हो, तो 1 जनवरी 2024 से लेके और लाइक पूरे 1 साल तक आप उसकी पब्लिक वर्किंग, पब्लिक टेस्टिंग कर सकते हो। कौन करेगा पब्लिक वर्किंग, ठीक है, इन शब्दों पे ध्यान दीजिए, बाय द पेटेंटी और एप्लीकेंट फॉर द पेटेंट और एनी पर्सन फ्रॉम हुम ही डिराइव्स टाइटल। ठीक है, फिर वही बात आ गई, पेटेंटी करेगा या एप्लीकेंट करेगा या फिर उनका कोई असाइनी वगैरह करेगा। ठीक है, कोई और पर्सन भी कर सकता है, बट वो पेटेंटी और एप्लीकेंट के कंसेंट के साथ करेगा। ओके, और अगर ये पब्लिक वर्किंग रीजनेबल ट्रायल के लिए है, जरूरी है, ठीक है, इन्वेंशन का नेचर ऐसा है कि पब्लिक वर्किंग के बगैर ये इन्वेंशन कंप्लीट ही नहीं हो सकता, तो इस केस में क्या किया जाएगा, इसको एंटिसिपेशन नहीं माना जाएगा। शर्त वही है, जब भी पब्लिक वर्किंग की है, जब भी आप अपने इन्वेंशन को टेस्ट कर रहे हो, तो यू हैव टू फाइल द पेटेंट एप्लीकेशन विद इन 12 मंथ्स ऑफ दैट पब्लिक ट्रायल। जब भी ट्रायल किया है उसके 12 महीने के अंदर अंदर आपको फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये व्हीकल, एयरक्राफ्ट, लार्ज मशीनरी, ठीक है, पब्लिक यूटिलिटीज, इन सब की वर्किंग के लिए बनाया गया है इस सेक्शन को। ठीक है, आफ्टर दैट सेक्शन नंबर 33, एंटिसिपेशन बाय यूज एंड पब्लिकेशन आफ्टर प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन। सेकंड बैच में से कोई मुझे बताएगा इस सेक्शन का यूज? अभी आप लोगों ने तो बहुत फ्रेश ही पढ़ा है इसको, लाइक 1 वीक ही हुआ है, यहीं पे तो हमने खत्म किया था। एनीबडी? मानसी? एक बार वॉइस ब्रेक हो गई थी, एक बार प्लीज दोबारा बताओगे आप? कौन सा वाला बताओ? 32? ये जो आप पूछ रहे हो? हाँ हाँ, मतलब जो मैं पूछ रहा हूँ 33 is like anticipation by use and publication after provisional specification. नहीं बताएगा कोई? चलो मैं ही बताता हूँ। इसमें वो कह रहा है कि अगर मैंने ही कुछ इन्वेंशन की, हाँ, और मैंने उसकी प्रोविजनल भी फाइल कर दी, हाँ, उसके बाद मैं उसे कहीं पे यूज करके दिखाऊं, अगर जैसे मैंने कोई ड्रोन बनाया सपोज, तो मैंने उससे पहले तो प्रोविजनल ले ली उसकी फाइल करके, ठीक है, फिर मैंने किसी डिपार्टमेंट में जाके उसका यूज दिखाया, तो वो एंटिसिपेट नहीं हो। वेरी गुड, ठीक है, एक्सीलेंट। यही है सिंपल, कि अगर आपने कोई भी इन्वेंशन का प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन ले लिया और आप खुद उसको यूज कर रहे हो प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन के बाद, तो ये एंटिसिपेशन नहीं है। सिंपल। क्यों एंटिसिपेशन होगा भाई? मैंने प्रोविजनल फाइल की, मैं ओनर हूं, मैं यूज करूं कुछ भी करूं, मेरी मर्जी। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि इफ यू हैव फाइल्ड अ प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन, ठीक है, तो आप अगर उसका यूज कर रहे हो, या फिर अगर आपने प्रोविजनल के अलावा कंप्लीट भी फाइल की है और उसको 9(3) के अंडर कंप्लीट को प्रोविजनल में चेंज करवा लिया है, याद है ना सबको 9(3), डाउनग्रेडिंग ऑफ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, एवरीबॉडी रिमेंबर्स ना? देखो लिखा भी है, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बोल रहा हूं कि 9(3) में, यहाँ पे लिखा है 9(3) के अंदर अगर कोई कंप्लीट स्पेसिफिकेशन को प्रोविजनल में डाउनग्रेड करवा लिया है आपने, मींस कहानी प्रोविजनल पे ही अटकी हुई है, और आप क्या कर रहे हो कि यूज कर रहे हो अपने इन्वेंशन को प्रोविजनल फाइलिंग के बाद, तो या फिर उसको पब्लिश भी कर रहे हो, तो उसको एंटिसिपेशन
नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो कंट्रोलर रिफ्यूज नहीं कर सकता पेटेंट ग्रांट करने के लिए इस मैटर पे, या फिर आपका इन्वेंशन पेटेंट रिवोक भी नहीं हो सकता कि जो भी प्रोविजनल में था वो यूज हो गया इंडिया में या पब्लिश हो गया या एल्सवेयर है, कहीं पे भी वो पब्लिश हो गया या यूज हो गया तो नहीं माना जाएगा। ठीक है, खास बात हाँ हाँ हम कॉमर्शियल यूज भी कर सकते हैं क्या, या फिर फॉर साइंटिफिक पर्पस के लिए? कॉमर्शियल यूज तो कॉमर्शियल यूज की तो यहाँ पे बात इसलिए नहीं हो रही है ना क्योंकि अभी हमें पेटेंट ये ग्रांट तक नहीं पहुंचा है। यूज करने का मतलब ये है कि भाई हम उसको कहीं पे भी दिखा रहे हैं, हम बता रहे हैं कि ये मेरा पेटेंट है, मैंने ये बनाया है। कॉमर्शियल यूज तो मैं तब कर पाऊंगा जब पेटेंट ग्रांट हो जाएगा, और मैं खुद ही उसको अगर यूज कर लूंगा, बेच लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आफ्टर इट्स फाइलिंग डेट विल नॉट बी कंसिडर्ड एंटिसिपेशन। ठीक है, तो जैसे ही आप प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल करते हो तो आपका इन्वेंशन प्रोटेक्ट हो जाता है, इनवैलिडेट नहीं होता अगर आप उसको यूज या पब्लिश करते हो। ठीक है, तो कुछ भी ऐसा हो आपके प्रोविजनल फाइलिंग के बाद वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं करता। ठीक है, प्रायोरिटी डेट आपकी लॉक रहती है। सेकेंड, ठीक है, इसमें एक चीज ये भी याद रखना कि मैं यूज कर रहा हूं या मेरे कंसेंट से कोई और भी यूज कर रहा है तब भी नहीं होगा, ये नहीं कि सिर्फ मैं ही यूज कर रहा हूं। ठीक है, ओके, फिर क्या है 39(2) में क्या कह रहा है? 39 नहीं, 33(2) where a complete specification is filed in pursuance of a convention application then not withstanding anything contained in this act, the controller shall not refuse the grant of the patent, and the patent shall not be revoked or invalidated by reason only that the matter disclosed in any application for protection in a convention country upon use in India। ठीक है, वही सिंपल सी चीज है कि जैसे आपने पेरिस कन्वेंशन फाइल किया और उसके बाद क्या किया, जैसे पेरिस कन्वेंशन में आपने फाइल किया किसी भी कंट्री में। एक सेकंड, हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बताइए। अभी तुरंत करना है क्या? आपको पता है वो मेरी गाड़ी, गाड़ी नंबर क्या है? ठीक है, मैं हटाता हूँ गाड़ी, एक सेकंड। ओके, तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, अगर आपने किसी कन्वेंशन कंट्री में फाइल किया है और फिर आप यूज कर रहे हो और अभी आपने 12 महीने के अंदर फाइल नहीं किया है किसी दूसरी कंट्री में फॉर पेरिस कन्वेंशन प्रोटेक्शन, तो इस केस में भी जैसे आपने इंडिया में फाइल किया, ठीक है, तो इस केस में भी अगर आपको बाहर फाइल करना है, अगर आप यूज करना चाह रहे हो, अपने इन्वेंशन को पब्लिश करना चाह रहे हो आफ्टर द डेट ऑफ योर फॉरेन एप्लीकेशन, तो भी इस केस में भी आपका पेटेंट इनवैलिडेट नहीं होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा ये क्लॉज है, एंटिसिपेशन बाय प्रीवियस पब्लिकेशन, सॉरी, एंटिसिपेशन बाय यूज एंड पब्लिकेशन आफ्टर प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन। ठीक है, प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन के बाद पब्लिश करना और यूज करना, चाहे मैं करूं चाहे कोई और करे, एंटिसिपेशन नहीं कहलाता है। ठीक है, फिर सेक्शन 34 बहुत ही बेकार सा सेक्शन है, सिंपल से उसी बात को रीट्रेट कर रहा है कि 29, 30, 31, 32, इसमें 33 को काउंट क्यों नहीं किया गया? क्योंकि 33 में ये लिखा है कि 33 में ऑलरेडी लिख दिया कि कंट्रोलर शेल नॉट रिफ्यूज टू ग्रांट, मतलब अगर ऐसा हो गया है तो कंट्रोलर ग्रांट करने से मना नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, बट 29, 30, 31 और 32 में ऐसा नहीं लिखा है। तो वो क्या कह रहा है कि अगर कोई भी केस है, 29 का एंटिसिपेशन है, 30 का एंटिसिपेशन है, 31 का एंटिसिपेशन है या 32 का एंटिसिपेशन है, कोई भी एंटिसिपेशन अगर ऐसा है तो आप का पेटेंट रिवोक नहीं किया जा सकता इन वजहों से। मतलब कोई भी इंसान
प्री ग्रांट अपोजिशन में या पोस्ट ग्रांट अपोजिशन में आए और बोले कि भाई इसने तो पब्लिक डिस्प्ले में दिखा दिया था, ठीक है, इसके पेटेंट को रिवोक कर दो, मतलब ये रिवोकेशन का ग्राउंड नहीं बनेगा। पेटेंट शेल नॉट बी रिवोक्ड और इनवैलिडेटेड, या फिर कोई ये कह दे कि इसका पेटेंट क्लेम वैलिड ही नहीं है, बेकार क्लेम है, ठीक है। तो अगर सेक्शन 29, 30, 31 या 32 जिसमें पब्लिक डिस्प्ले, पब्लिक यूज, पब्लिक वर्किंग, गवर्नमेंट को कम्युनिकेट करना या फिर 1912 से पहले की कोई इन्वेंशन, अगर ऐसा कुछ है तो कोई भी इंसान आए और अपोजिशन के दौरान फॉर्म 7 या फॉर्म 7A भरते समय इन रीजंस का यूज करके आपके पेटेंट को रिवोक नहीं करवा सकता, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एंटीसिपेशन।